मॉर्निंग एस्पिरेंट, स्वागत है आप सबका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है एक्सप्लेनेशन ऑफ एसे ऑफ स्टडी। याद रखिएगा, ऑफ स्टडी नहीं है, ऑफ स्टडीज़ है, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है फ्रांसिस बेकन के द्वारा। क्या नाम है? फ्रांसिस बेकन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एसेइस्ट हैं, जिन्हें कि फादर ऑफ इंग्लिश एसे का टाइटल दिया गया है। साथ ही साथ इन्हें फादर ऑफ इम्पेरियलिज्म के नाम से भी जानते हैं। और इनकी जो राइटिंग होती है वो कैसी है? वो एक डिटेक्टिव राइटिंग है या फिर साइंटिफिक राइटिंग है। तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा, ऑफ स्टडी कब पब्लिश हुई थी? तो इनका फर्स्ट कलेक्शन आया था आपका 1597 में, जो कि 10 कलेक्शंस का 10 एसे का क्या था? एक कलेक्शन था, जिसमें कि पहला जो एसे था वो क्या था? ऑफ स्टडी। फिर इसे रिवाइज किया गया, और रिवाइज कब किया गया था? जब इनका सेकंड कलेक्शन आया था। ये कब आया था? 1612 में आया था। जो कि कितने कलेक्शंस थे इसके अंदर? इसके अंदर आपको 38 एसे के कलेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड कलेक्शन आया था, ये इसमें क्या किया था? ऑफ स्टडी को इन्होंने इन लार्ज किया था। और ये कब आया था? 1625 में आया था, जिसमें कि 58 एसेस का कलेक्शन था। और इस 58 एसे के कलेक्शन में याद रखिएगा 20 एसे को, मतलब जो 38 एसे का कलेक्शन था, उसमें 20 एसे का कलेक्शन लाके इसको अपने पुराने एसे को रिवाइज करके इनलार्ज करके इसमें लाया गया था। चलिए आते हैं हम अपने एसे पे। याद रखिएगा स्टूडेंट, हम इसे स्लॉट बाय स्लॉट यानी छोटे छोटे टुकड़ों में इसको बांट देंगे, और हम छोटे छोटे टुकड़ों में ही इसे स्टडी करेंगे, जिससे कि हमें इनकी बातों को आसानी से, ये क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि इनके वर्ड्स, एक एक वर्ड में बहुत सारी मीनिंग छुपी होती है, तो इसे हम अच्छे से डील करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है, जो पहला हम लाइन डिस्कस करेंगे, जो ओपनिंग ही लाइन है, स्टडी से लेके एबिलिटी तक। ठीक है, तो चलिए देखें। स्टडी सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। ये ओपनिंग लाइन है, इसे आप एकदम याद कर जाइए। ठीक है, कंठस्थ कर जाइए जिसे कहते हैं हिंदी में। तो स्टडीज़ क्या करती है? सर्व करती है, ये हमें सेवाएं देती है। कैसी? 3 चीज़ों की, फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। डिलाइट कैसे देती है स्टडी? डिलाइट मतलब क्या होता है? खुशी देती है। जब आप पढ़ते हो तो आप खुश होते हो, अच्छा फील करते हो। ऑर्नामेंट, जो कि फिजिकल अपीयरेंस को क्या करती है? इन्हेंस करती है। ऑर्नामेंट, ज्वेलरीज का काम क्या है? आपकी फिजिकल बॉडी को या फिजिकल आउटलुक को जब हम ऑर्नामेंट पहन लेते हैं तो हमारी ब्यूटी को और ये क्या करती है? इन्हेंस करती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए इन्होंने मेटाफर का प्रयोग किया हुआ है। तो ठीक उसी प्रकार क्या करते हैं? स्टडी भी हमारे अपीयरेंस को, हमारे लुक को और इन्हेंस करती है, बढ़ाती है। एंड फॉर एबिलिटी, और हमारी एबिलिटी को भी क्या करती है? ये बढ़ाती है। अब इन्हीं 3 पॉइंट्स को ये आने वाले लाइंस में क्या करते हैं? डील करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं वन बाय वन, कि कैसे ये हमें डिलाइट देती है, कैसे ये ऑर्नामेंट बनती है, और कैसी हमारी एबिलिटी पर ये इफ़ेक्ट डालती है। तो नेक्स्ट जो लाइन हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे देयर चीफ से लेकर बिजनेस तक। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं लाइन। देयर चीफ यूज फॉर डिलाइट is in privateness and retiring, for ornament in discourse, and for ability in judgment and disposition of business। चलिए इसे वन बाय वन देखें। तो देयर मीन्स स्टडी। तो देयर चीफ यूज, जो इसका महत्वपूर्ण यूज है, यूज फॉर डिलाइट। यूज डिलाइट का कहाँ होती है? इज इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग। प्राइवेटनेस मीन्स जब आप अकेले होते हो। कई भी बार हम खुश होते हैं तो भी हम अकेला रहना पसंद करते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, स्पेशली स्कॉलर्स की ऐसी आदत होती है। फिर जब दुखी होते हैं तो भी वो अकेले रहने की आदत है। या फिर जब आप काम
करके थक कर आते हो, अपने प्राइवेट प्लेस में रहते हो, यानी अपने बेडरूम में रहते हो, तो अकेले जब रहते हो, कोई आपके आसपास नहीं रहता, तो बेटर क्या होता है कि अदर एक्टिविटीज़ यानी खाली दिमाग रखने से अच्छा है कि आप एक अच्छी सी बुक पढ़ लो। तो ये क्या करती है, क्यों बुक पढ़ना, क्योंकि ये आपको खुशी देगी, हैप्पीनेस देगी, प्लीजेंट देगी, ठीक है, शांति देगी प्राइवेटनेस में जब आप अकेले रहते हो। और रिटायरिंग का मतलब यहाँ पे मतलब क्या होता है, इसकी दो मीनिंग हो सकती है। एक तो आप काम करके जब थक कर आते हो तब आपको ये एक खुशी देती है, पीस देती है, या फिर जब आफ्टर ओल्ड, जब एक स्टेज के बाद जैसे 60+ जब आप हो जाते हो या 50+ लोग हो जाते हैं, तो लोग ज़्यादातर लोगों की हैबिट देखोगे कि वो बुक्स या फिर स्पिरिचुअलिज्म में आगे बढ़ते हैं। तो स्टडी भी वहाँ पे बहुत अच्छा रोल क्रिएट करती है हमें, कि हमें क्या करती है, ये प्रोवाइड कराती है हैप्पीनेस, ठीक है, हमें ये पीस देती है जब आप बुक पढ़ते हो। जैसे आप जानते होगे, जब इंसान थोड़े सा जब ओल्ड होने लगता है, एजेड होने लगता है, तो लोग कहते हैं कि आप अच्छी, 1 मिनट मैं इसे बंद ही कर देती हूँ ना, 1 मिनट, 1 मिनट, ओके नाउ। तो ये हमें अच्छे क्या बता रही थी मैं, सॉरी डिस्टर्ब हो गई मैं इस चीज़ों से। हाँ, मैं बता रही थी कि आपको रिटायर होने पर जब आप एक ओल्ड एज पे पहुंचते हो, तो आपको लोग भगवत गीता पढ़ने के लिए करते हैं या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इनमें अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं जो कि आपको पीस देती हैं, खुशी देती हैं, आपको सुकून देती हैं, ठीक है। तो ये रिटायरमेंट दो चीज़ों को दिखा रहे हैं, यहाँ पे कह लिए आप पन की तरह इन्होंने यूज़ किया है। एक ओल्ड एज को भी दिखा रहा है, ठीक है, एक ओल्ड एज को भी दिखा रहा है। ओल्ड एज का मतलब यहाँ पे मतलब बताया जा रहा है, या फिर हो सकता है कि आफ्टर रिटायरमेंट मतलब आफ्टर रिटायरिंग मतलब जब आप काम करके थक हार के अपने घर आते हो तब की बात कर रहा है, यानी जब अकेले होते हो, ठीक है। एंड ये तो हो गई, ये डिलाइट यानी खुशी कब देती है, जब आप अकेले या फिर रिटायरिंग इस एज में आते हो। एंड फॉर ऑर्नामेंट कब होती है, इन डिस्कोर्स मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, डिस्कोर्स मतलब होता है इन डिबेट, डिस्कशन या कन्वर्सेशन, यानी जब आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बैठे हो या ग्रुप में हो या कहीं पे भाषण दे रहे हो या फिर अपनी बातों को रख रहे हो, तो जब आप एक अच्छा कोटेशन देते हो, जब अच्छे वर्ड्स यूज़ करते हो, तो आपकी फिजिकल ब्यूटी को ये क्या करती है, इन्हेंस करती है। ऑर्नामेंट ये काम करती है, आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करती है। तो उसी तरीके से ये जो स्टडी होती है वो आपके डिस्कोर्स के समय, यानी जब आप डिबेट कर रहे होते हो, कन्वर्सेशन कर रहे होते हो, तो आपकी ब्यूटी को इन्हेंस करती हो, क्योंकि आप डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्ड्स, डिफरेंट वे ऑफ टॉकिंग आप लोगों के सामने रखते हो, और लोग आपसे ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते हैं और आपको एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन मानते हैं, जो कि आप हो भी। तो ये आपकी ऑर्नामेंट की तरह क्या करती है, आपके साथ रहती है। एंड फॉर एबिलिटी इन जजमेंट एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस, यहाँ पे कैसे एबिलिटी की क्वालिटी है, तो याद रखिएगा, तो यहाँ पे भी एबिलिटी को इन्होंने 2 टाइप में किया है। एक जजमेंट की तरह, जब आप किसी भी सिचुएशन में पढ़ते हो, तो आपको जब निर्णय लेना होता है कहीं पे, तो आपके ये एबिलिटी को शो करती है। और एबिलिटी कहाँ से आती है, पढ़ के, यानी जितना आप सिचुएशन को डील किए रहते हो, जितना आप पढ़े रहते हो, तो आपको डिफरेंट सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है आपको पता होता है। तो स्टडी आपको जजमेंट लेने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस क्या होता है, पहला वर्ड है डिस्पोजिशन मतलब क्या होता है, रेगुलेशन या फिर मैनेजमेंट करना। तो और बिजनेस मतलब क्या होता है, यानी कोई भी ऐसा काम करना, यानी कोई भी काम करने को क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। यानी किसी भी काम को किस तरीके से रेगुलेट करना है, किस तरीके से उसको इम्प्लाई करना है, इम्प्लीकेशन करना है, आपको स्टडी क्या करती है, सिखाती है। तो याद रखिएगा इन पॉइंट्स को, कि डिलाइट कहाँ देती है, प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, ऑर्नामेंट कब बनती है, इन डिस्कोर्स, एंड एबिलिटी कब बनती है, जब आप जजमेंट करते हो या डिस्पोजिशन ऑफ बिजनेस करते हो तब। तो नेक्स्ट, अब जो फ्रांसिस बेकन है, अब ये तो स्टडी के 3 क्वालिटी को उन्होंने बताया, और इन्हीं 3 क्वालिटी को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कहाँ कहाँ ये यूज होती है। अब हमें थोड़ा सा ये डिफरेंट डायरेक्शन में ये ले जाना चाहते हैं, चलिए उस डायरेक्शन को देखते हैं।
तो अब हम जो डिस्कस करेंगे, जो हमारा सेकंड लाइन है वो है, मतलब थर्ड लाइन जो है वो रहेगा फ्रॉम से लेकर कहाँ तक, लर्नेड मैन की तरह, सॉरी लर्नड की तरह यहाँ तक रहेगा। ठीक है, तो इस लाइन को पढ़े हम। फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट एंड परहैप जज ऑफ ऑफ particulars one by one, but the general counsel and the plots and the marshalling of affairs come best from those that learned। चलिए अब हम इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या आपको याद रखना है, एक्सपर्ट मैन। क्या है, एक्सपर्ट मैन, यानी आप किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो गए हो, आपको कहते हैं ना एक परफेक्ट हो गए हो। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरलाइन करके इस लाइन को दे देगा। एग्ज़ाम में कई बार ऐसा पूछा भी गया है, लाइन ब्लैंक दे दिया है और आपसे पूछा है कि यहाँ पे फ्रांसिस बेकन ने कौन सा वर्ड यूज़ किया है, तो उसमें परफेक्ट मैन भी दे सकता है, एक्सपर्ट मैन भी दे सकता है, एक्टिव मैन भी दे सकता है और इंटेलिजेंट मैन भी दे सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, एक्सपर्ट मैन, ना कि परफेक्ट मैन, ना ही इंटेलिजेंट मैन, ना ही एक्टिव मैन। ओके, तो इस तरीके से भी आप तैयार रहिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इसमें इन्होंने एक एक्सपर्ट मैन की क्वालिटी को बताया है कि वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो कहाँ मार खाता है वो देखता है। तो बोल रहे हैं ये, फॉर एक्सपर्ट मैन कैन एग्जीक्यूट मतलब किसी भी चीज़ को लाना। जैसे एग्जीक्यूट ऑफिसर्स होते हैं, क्या करते हैं, प्लान को, अच्छे अच्छे प्लान्स को हमारे सामने लेकर आते हैं, प्रेजेंट करते हैं और उसे लागू करवाते हैं, है ना। तो उसी तरीके से क्या बोला है, फॉर एक्सपर्ट मैन, ये जो एक्सपर्ट मैन होता है मतलब किसी भी एक चीज़ के फील्ड में जो महारत जिसने हासिल कर दी है वो एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से कर सकता है, मतलब उसके पास नॉलेज बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा आपके सामने रिप्रेजेंट चीज़ों को कर सकता है, ला सकता है। जैसे अगर मैथ का टीचर है, अगर वो एक्सपर्ट है मैथ में, तो उसे किसी भी सिचुएशन में फंसा दो, वो उसकी सिचुएशन से आराम से निकल जाएगा, साथ ही साथ बहुत अच्छा रिप्रेजेंट भी करेगा। या फिर इसी तरह किसी भी सब्जेक्ट की बात है, इंग्लिश का भी, इंग्लिश के अगर टीचर हों, उन्हें किसी भी वो अगर अपने फील्ड में महारत उन्हें हासिल है, बहुत अच्छे से वो पढ़ चुके हैं, एक्सपीरियंस ले चुके हैं, और तो आप वो कहीं भी नहीं फंस सकते। तो याद रखिएगा, इसी तरीके से एक्सपर्ट मैन क्या कर सकता है, कैन एग्जीक्यूट बहुत अच्छा करेगा वो, मतलब चीज़ों को प्रेजेंट बहुत अच्छे से करेगा। पर लेकिन जज भी अच्छा करेगा, मतलब अगर इस सिचुएशन में फंस गया तो उससे बाहर भी आसानी से निकल सकता है। ऑफ पर्टिकुलर्स वन बाय वन, एक एक करके चीज़ों को सॉल्व करेगा तो निकल जाएगा बाहर। बट लेकिन कहाँ मार खाएगा, इन जनरल काउंसिल मतलब जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती है, जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, वहाँ पे वो मार खा जाता है। आप देखे होंगे अक्सर अपने लाइफ में, कोई भी एक्सपर्ट मैन होता है, कोई भी परफेक्ट या फिर कोई भी बहुत किसी चीज़ एक पर्टिकुलर चीज़ में जिसे महारत हासिल हो, ज़रूरी नहीं है कि वो सभी चीज़ में हो। ठीक है, तो ये वहाँ पे मार खा जाएगा डेली। अगर आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा आर्ट बना सकता हो, या बहुत अच्छा आर्ट बनाता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंटेलिजेंट ही हो। ठीक है, और वो अपनी सिचुएशन को अच्छे से डील करे। इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन नॉट बी पॉसिबल। तो एक एक्सपर्ट मैन जो होता है वो ज़रूरी नहीं है वो कहाँ मार खा सकता है, एक जनरल काउंसिल में। जनरल काउंसिल मतलब समझ सकते हो, आपकी डेली लाइफ की किसी भी एक सिचुएशन में वो मार खा सकता है। क्यों मार खा जाएगा, देखते इन्होंने बताया है। ऑफ द प्लॉट्स में, प्लॉट्स मतलब समझते हो, जो कि जो सिचुएशन क्रिएट हुई है। एंड मार्शलिंग्स ऑफ अफेयर्स, मार्शलिंग ऑफ अफेयर्स मतलब याद रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, टू अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर, किसी भी एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से ऑर्डर करना, सही तरीके से। ठीक है, जैसे कि आप कह सकते हो कि एक वाइफ जो होती है, हाउस वाइफ होती हैं, वो कैसी होती है, मार्शल्स ऑफ अफेयर्स होती हैं। यानी किसी भी एक मैन को कर लीजिए, जो परफेक्ट होता है वो कैसा होता है, मार्शल्स ऑफ अफेयर होता है, मतलब अपनी चीज़ों को पर्टिकुलर, मतलब चीज़ों को अरेंज करता है बहुत ही एक प्रॉपर ऑर्डर में, तो उसी को क्या कहते हैं, मार्शल ऑफ अफेयर्स कहते हैं। कम बेस्ट फॉर दोज दैट कैन लर्न, और वो कम बेस्ट फॉर
क्या करता है, वो आता है। कहाँ से ये सारी चीज़ें आ सकती हैं, ऑफ लर्न। जब आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटी आ सकती है। क्या क्या आ सकती है, याद रखिएगा, एक एग्जीक्यूट करने की क्वालिटी आ सकती है, जजमेंट करने की क्वालिटी आ सकती है, और प्लॉट करने की क्वालिटी आ सकती है, मार्शल्स ऑफ अफेयर करने की क्वालिटी आ सकती है जब आप अच्छे से पढ़ते हो। लेकिन क्या नहीं आ सकता है, जनरल काउंसिल करना। ठीक है, आप किसी को काउंसिल करना यानी किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ज़रूरी नहीं है कि वो भी आ सके। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे यानी पैरा जो डिस्कस करने वाले हैं वो है टू स्पेंड से लेकर आपका स्कॉलर तक। ठीक है, यहाँ तक हम डिस्कस करने वाले हैं और ये हमारा लास्ट पॉइंट भी रहेगा, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो आप भी बोर फील करने लगोगे। आई होप बोर तो नहीं हो रहे होगे ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताना। चलिए आते हैं अब यहाँ पे। इसमें बता दूँ, ये जो पैरा है, ये लाइंस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई एग्ज़ाम्स में पूछी गई है, BHU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में इवन ये लाइन पूछी गई है और ये लाइन इम्पॉर्टेंट भी है। चलिए देखें क्या है। अब यहाँ पे ये स्टडी की कुछ निगेटिविटी को बताएंगे। ठीक है, इस लाइन में तो एक्सप्लेन करते हैं इस लाइन को। टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडी इज स्लॉट, टू यूज दैम टू मच फॉर द ऑर्नामेंट इज affection, and to make judgment wholly by their rules in the humor of the scholar। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्टडी करना है, आप जानते हो ना कि टू मच स्टडी इज़ बैड फॉर अस, यानी बहुत ज़्यादा स्टडी करना या टू एनीथिंग एक्सेस इज़ बैड फॉर अस। कुछ भी एक्सेस है, चाहे मीठा बहुत खाना बहुत पसंद है तो भी ख़राब, बहुत तीखा खाते हो तो भी ख़राब, मतलब कुछ भी एक्सेस आपके लिए खतरा है। तो इसी तरीके से भाई इसमें स्टडी भी पीछे नहीं रखती, बहुत ज़्यादा स्टडी करना, दिन भर स्टडी करना भी ये खतरा है। ये किसकी निशानी है, ये निशानी है स्लॉट की। स्लॉट मतलब जानते हो, स्लॉथ। स्लॉथ मतलब लेज़ी, जो आलसी बनाता है हमें, यानी आप और कोई काम नहीं कर सकते हो। जैसे कि मेरे एक टीचर हैं, वो मुझे बताते हैं जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अगर टीवी देखते हो तो ये भी आपको क्या करता है, क्या बना देता है, आपको लेज़ी बना देता है। ठीक है, तो इसको एक हमारे टीचर इसके लिए फ्रेज यूज़ करते हैं, काउच पटेटो। आपको कैसा बना देता है, काउच पटेटो। काउच पटेटो मतलब क्या होता है, लेजी बना देता है आपको। ठीक है, आलसी बना देता है। तो आपको स्टडी क्या करती है, बहुत ज़्यादा स्टडी करना भी एक आलसी का निशानी है। ठीक है, चाहे वो टीवी देखना हो चाहे आप पढ़ना हो, तो आपको आलसी बना, क्योंकि आपको दूसरे काम नहीं करोगे तो यानी दूसरी बॉडी के ब्रेन का तो शार्पनेस हो रहा है ना, लेकिन अदर बॉडी के पार्ट्स कहाँ, वो तो बेचारे लेजी हैं। ना हाथ की एक्सरसाइज हो रही है, ना पैरों की एक्सरसाइज हो रही है, एक जगह बैठ के सिर्फ पढ़ी तो रहे हो, तो क्या हो, आलसी बनते जाओगे आप। इसलिए फ्रांसिस बेकन मना करते हैं ऐसा करने से। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू यूज़ देम। जब आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, कब यूज़ करते हो, अभी इन्होंने स्टार्टिंग लाइन में कहा ना, यूज़ फॉर डिलाइट इन प्राइवेटनेस एंड रिटायरिंग, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि एंड फॉर ऑर्नामेंट इज डिस्कोर्स। अब जब आप यूज़ करते हो इसको फॉर ऑर्नामेंट, जब ऑर्नामेंट की तरह इसका यूज़ करते हो, इज अफेक्शन, अफेक्सिनेशन, ये क्या करता है, आपकी जो इफ़ेक्टिव होता है वो उस पर भी इफ़ेक्ट डालता है, उस पर भी प्रभाव डालता है। कैसे डाल सकता है भाई प्रभाव, स्टडी करना, जब आप डिस्कस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बोलता है ना, ऑर्नामेंट कब आप बनता है स्टडी, जब आप डिस्कोर्स कर रहे होते हो, यानी डिबेट या कन्वर्सेशन में भाग ले रहे होते हो। और आप जब भाग लोगे और बहुत ज़्यादा बताओगे, बहुत बोले पड़े, मतलब आप ही बोले पड़े हो, आप ही कोटेशन पे कोटेशन, क्या बोलते हैं, टापे पड़े हो या छापे पड़े हो या बोले पड़े हो। ठीक है, तो लोग क्या कहेंगे, आपको मानेंगे कि हाँ यू आर टू मच इंटेलिजेंट, बट आपसे फिर घृणा भी करने लगेंगे, यानी आपसे नफरत भी करने लगेंगे। ये बहुत सोई नेचर का है, बहुत शो ऑफ नेचर का है, सिर्फ अपनी इंटेलिजेंट को ही दिखाता रहता है। ठीक है, और कहा जाता है कि इंटेलिजेंट पर्सन को इस तरीके से अपनी जो इंटेलिजेंसी होती है तभी दिखानी चाहिए, तभी बतानी चाहिए जब उसकी ज़रूरत हो, हर जगह नहीं दिखानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोलते हैं, ये अगर बहुत ज़्यादा आप दिखाते हो तो आपके ऑर्नामेंट जो है ये वो भी इफेक्ट करता है, उसकी साइन जो होगी क्या होगी, कम होगी। जैसे कि कहते हैं ना, अगर आप दिन भर गोल्ड पहनते रहो या कोई भी ऑर्नामेंट पहनो तो धीरे धीरे उसकी लाइट, उसकी चमक क्या हो जाती है, डिम हो जाती है।
ठीक उसी प्रकार अगर बहुत ज़्यादा स्टडी करोगे तो आपकी जो ऑर्नामेंट होती है, जो आपकी स्टडी है, आपको जब डिबेट करने पे आप जो बोलोगे तो लोग कहेंगे देखो वो अब ये लाइन तो बोलने वाला है, या अब यहाँ पे ये इसकी पर्टिकुलर चीज़ है तो यहाँ पे ये तो पक्का कहेगा। करो, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वो हमेशा नहीं करने की ज़रूरत होती है, ठीक है, क्योंकि आप वैसे सिचुएशन में फंस भी सकते हो, क्योंकि अगर आपसे कोई जानकार ज़्यादा हो या फिर उस पर्टिकुलर चीज़ पे उसका डीप नॉलेज हो तो आपसे अगर कन्वर्सेशन करने को बैठेगा और आप जानते बहुत ज़्यादा हो लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पे नहीं जानते तो आप फंस सकते हो, ठीक है। इसलिए ये कहते हैं कि इस तरीके से पढ़ना या इस तरीके से ऑर्नामेंट को दिखाना भी आपकी साइन को, आपके ऑर्नामेंट को डिम कर सकता है। ये नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं, अब हमने देखा था कि एबिलिटी जजमेंट्स के द्वारा होती है, अब एबिलिटी को भी इफेक्ट करती है बहुत ज़्यादा पढ़ना। कैसे? टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इन द ह्यूमर ऑफ द स्कॉलर। स्कॉलर मतलब जो बहुत ज़्यादा पढ़ता है, ह्यूमर मतलब आप मजाक भी बन सकते हो। क्यों मजाक बन सकते हो? क्योंकि आप स्टडी किए हो और किसी भी प्रॉब्लम को आप जजमेंट कर रहे हो, यानी निर्णय ले रहे हो, और आप रूल बाय रूल लोग, जैसे कि ऐसे तुम्हें करना चाहिए, इसके बाद ये करना चाहिए, इसके बाद ये करना चाहिए, एक रूल बाय रूल आप किसी को कर रहे हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उस रूल का आंसर, उसका जवाब यही हो, यानी इसका जवाब, ये छोटी सी सिचुएशन में आप फंस जाते हो और यही उसका करेक्ट हो, क्योंकि सिचुएशन अलग होती है, सोचने का तरीका अलग होता है और उसका सच्चाई अलग होती है। जैसे कि मैं यहाँ पे ये वीडियो मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको, आई होप पसंद आएगी आपको, मज़ा भी आएगा। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को एक स्टोरी सुनाती है, जैसे मैं आपको सुना रही हूँ, और उनसे बोलती है कि मैं आपसे बीच बीच में क्वेश्चन पुटअप करूँगी, आप मुझे आंसर बताइएगा। तो बच्चे भी एग्री होते हैं, यस मैम बिल्कुल। तो आप तो मुझे रिप्लाई नहीं कर सकते हो, बट मैं आपको बताते रहती हूँ, ओके। तो वो टीचर सुनाती है कि एक दिन एक कपल्स यानी एक हस्बैंड वाइफ समुद्री यात्रा पर गए और अचानक उनका शिप क्या हुआ, डूबने लगा, और उस शिप में एक ही लाइफ जैकेट थी। तो हस्बैंड उस लाइफ जैकेट को पहन के पानी में कूद गया और वो जाने लगा और उसे बाय कर रहा था। वाइफ भी उसे ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। तो टीचर ने पूछा कि बच्चों बताओ कि वाइफ अपने हस्बैंड को क्या बोल रही होगी। तो बच्चों ने कहा मैम वाइफ बोल रही होगी कि यू आर नॉट लव मी, तुम मुझे प्यार नहीं करती क्योंकि तुम मुझे इस तरीके से अकेला छोड़ के जा रहे हो। तो टीचर ने बोला हो सकता है। तो वहीं पे एक और बच्चा था जो कि शांत बैठा था। तो टीचर ने बोला बेटा तुमने क्यों नहीं बता रहे हो, तुम भी बताओ। तो टीचर ने बोला मैम वो वाइफ ज़ोर ज़ोर से बोल रही होगी कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना, ठीक है। तो टीचर शॉक्ड हो गई। तो टीचर ने उससे पूछा कि ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि वो यही बोल रही होगी। तो बच्चा बोला कि मेरी माँ ने भी मेरे पापा को मरते समय यही वर्ड्स बोले थे, तो मुझे लगता है कि वो लेडी भी यही जवाब दे रही होगी। तो मैम ने कहा बिल्कुल सही जवाब है ये, उस औरत ने यही कहा था अपने पति से कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। फिर टीचर अपनी स्टोरी को कंटिन्यू करती है। दिन पर दिन बीतते गए। अब जो हस्बैंड था, जो फादर था, वो अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से निभाया और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दिया और उन्हें एक अच्छा काबिल पर्सन बनाया। और एक दिन वो मर गया, क्योंकि सबको मरना है, अल्टीमेट डेथ। फिर जब बच्चे उसके लाश को जला रहे थे, उसके बाद जब वो घर आए तो उन्होंने अपने फादर की डायरी को देखा। उसमें लिखा था कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, मैं रिग्रेट फील करता हूँ, मैं तुम्हें उस दिन बचा नहीं पाया, पर मैं क्या करता, तुम अपने कैंसर के लास्ट स्टेज में थी, तुम अगर बच भी जाती तो तुम कुछ ही दिन की मेहमान होती और हमारे बच्चों को फिर कौन पालन पोषण करता, कौन उन्हें बढ़ाता, कौन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता। इसीलिए मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें वहाँ पे अकेला छोड़ के चला आया। तो बच्चों को सही सिचुएशन की जानकारी मिली। तो इस स्टोरी से यही हमें पता चलता है कि सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आप तुरंत रिएक्ट करते हो, वो अलग हो सकता है बिना जाने कि उसका रीज़न क्या था। और एक सच्चाई होती है जो कि
उसकी अपनी सच्चाई होती है। तो इस तरीके से इस आज के ऑफ स्टडीज़ में आपको एक स्टोरी सुनाया। आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और ये स्टोरी भी बहुत प्यारी लगी होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा।